इस लेक्चर में हम पता लगाएंगे कि अगर हम एक बॉडी को डिफॉर्म करते हैं तो हम कितना काम करते हैं। तो एक बॉडी को डिफॉर्म हम बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। पहला, अगर हम उस बॉडी में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन प्रोवाइड करें तो यह बॉडी डिफॉर्म्ड हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम एक बॉडी में शियर स्ट्रेन या फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन प्रोवाइड करें तब भी वो बॉडी डिफॉर्म्ड होगा। तो सबसे पहला केस हम जो कंसीडर करेंगे वो ये होगा कि वो वर्क डन क्या होगा जब हम एक ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म करते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन प्रोवाइड करते हुए। तो इसके लिए हम कंसीडर करेंगे एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट जिसका लेंथ ये है कैपिटल एल और इसे हमने डिफॉर्म कर दिया फोर्स अप्लाई करते हुए और ये कुछ एलोंगेटेड हो गया और फाइनल लेंथ इसका बना कैपिटल एल प्लस डेल्टा एल। अर्थात हम मान रहे इसमें जो एलोंगेशन हुआ अर्थात डिफॉर्मेशन हुआ उसका मैग्नीट्यूड है डेल्टा एल। अर्थात यहां से लेके यहां तक ये लेंथ है डेल्टा एल और इस पे जो हमने फोर्स अप्लाई किया था फाइनली ये फोर्स बना एफ। तो हमने कितना काम किया? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस बॉडी में डिफॉर्मेशन हम जो क्रिएट करेंगे वो डिफॉर्मेशन बहुत स्लोली होगा। ऐसा नहीं कि हमने अचानक से एक बहुत बड़ा फोर्स अप्लाई कर दिया और उसके कारण इसमें डिफॉर्मेशन हो गया। उस तरह के सिचुएशन में होता क्या है, उस तरह के सिचुएशन में हम इस बॉडी में प्रोड्यूस करते हैं ऑसिलेशन, जो हमें करना नहीं है, क्योंकि हम यह पता लगाने वाले हैं कि हम कितना काम करेंगे इस बॉडी को सिर्फ डिफॉर्म करने के लिए। अगर हम इसे ऑसिलेट करवा दें, अगर इसके मॉलिक्यूल्स का ऑसिलेशन हम बढ़ा दें तो बहुत सारा काम उसमें चला जाएगा। हम क्या करेंगे, इस बॉडी को धीरे धीरे डिफॉर्म करेंगे, अर्थात इसका जो लेंथ है इसे धीरे धीरे बढ़ाएंगे। उससे होगा क्या, माइक्रोस्कोपिक लेवल में देखें तो मॉलिक्यूल्स को पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा, अर्थात वो पोटेंशियल एनर्जी गेन करेंगे पर उनका काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगा। ऐसे स्थिति में अगर आप देखें तो हम जो फोर्स अप्लाई करेंगे इसे डिफॉर्म करते हुए वो फोर्स उसका मैग्नीट्यूड हर एक सिचुएशन में सेम नहीं होगा। अर्थात यहां अगर मैं एफ मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो यहां पर हम किसी दूसरा ही मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई करेंगे तो हमने माना कि वो है एफ डैश। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है कि यंग्स मॉड्यूलस ये होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। इस केस में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस है एफ डिवाइडेड बाय ए। यहां पर ए क्या है? ए है इस सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट का क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो फिर इससे आगे हम कह सकते हैं कि फोर्स किसी भी पॉइंट में इस ऑब्जेक्ट पे लगाया हुआ यह होगा यंग्स मॉड्यूलस इनटू ए इंटू डेल्टा एल ओवर एल, अर्थात चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो फिर देखिए ये जो फोर्स है ये इस एक्सप्रेशन के बराबर होगा। इस एक्सप्रेशन में ये जो टर्म है यंग्स मॉड्यूलस एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट है, ये ओरिजिनल लेंथ है उस ऑब्जेक्ट का तो ये भी कांस्टेंट है। ये ए, इसे भी हम अगर कांस्टेंट माने, अगर हम इसे कांस्टेंट मानते हैं इसका मतलब हम ये मान रहे हैं कि लैटरल स्ट्रेन नहीं हो रहा इस ऑब्जेक्ट में। फिर भी देखें ये फोर्स कांस्टेंट नहीं होगा क्योंकि ये प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन लेंथ के। अर्थात जब डिफॉर्मेशन कम होगा अर्थात चेंज इन लेंथ कम होगा तब हम कम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जब चेंज इन लेंथ ज्यादा हो रहा तब हम ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अर्थात इस केस में हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इससे कहीं ज्यादा होगा इस केस में जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो फोर्स कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। तो फिर वर्क डन ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हम नहीं कह सकते हैं डायरेक्टली। तो फिर ऐसे स्थिति में हम क्या करते हैं, हम एक इंटरमीडिएट स्टेज कंसीडर करते हैं, जैसे कि ये हो गया वो इंटरमीडिएट स्टेज। यहां पर हमने माना अब तक जो डिफॉर्मेशन हुआ है उस डिफॉर्मेशन का जो मैग्नीट्यूड है ये है स्मॉल लेटर एल और हमने इसमें फोर्स अप्लाई किया। इस पॉइंट ऑफ टाइम में हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इसमें ये है स्मॉल लेटर एफ।
और इस फोर्स के कारण ये ऑब्जेक्ट ये एलोंगेटेड हो गया कुछ इतना, और इस एलोंगेशन का मैग्नीट्यूड हमने माना ये है dl, बहुत छोटा सा डिफॉर्मेशन या एलोंगेशन। सो इस छोटा सा डिफॉर्मेशन के लिए हमने जो काम किया हमने माना ये काम है dw। तो देखिए अब हम कह सकते हैं कि dw इज इक्वल टू वेक्टर f डॉट dl। क्यों? क्योंकि डिफॉर्मेशन इतना कम है कि हम मान सकते हैं इस पूरे प्रोसेस में, मतलब इतना सा डिफॉर्म करने के लिए, dl एलोंगेट करने के लिए हमने जो फोर्स अप्लाई किया ये पूरा प्रोसेस में कांस्टेंट है, हम ये मान सकते हैं। सो फिर इससे आगे देखें, यही बन जाएगा f इंटू dl, अर्थात इनका मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट, इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, अर्थात इन दोनों वेक्टर्स के बीच जो एंगल हो रहा है उसका कोसाइन वैल्यू, और वो एंगल होगा कितना? वो होगा 0 डिग्री। देखिए यहां पर फोर्स के डायरेक्शन में ही ये बॉडी डिफॉर्म हो रहा है, अर्थात इसका जो चेंज इन लेंथ है उसका डायरेक्शन है फोर्स के डायरेक्शन के साथ बराबर, तो फिर ये होगा 0 डिग्री। तो फिर इससे आगे हम कहेंगे ये है F इंटू dl। तो फिर टोटल वर्क हम कैसे पता लगाएं? सो टोटल वर्क डन, इसे हम कह सकते हैं ये है इंटीग्रेशन ऑफ dw, अर्थात ऐसे छोटा छोटा डिफॉर्मेशन करने के लिए हमें जो छोटा छोटा काम करना पड़ेगा, इन सारे काम को अगर हम जोड़ दें, सारे वर्क डन को अगर जोड़ दें हम, तो हमें मिलेगा टोटल वर्क डन। और हम जोड़ते कैसे हैं? इस तरह की स्थिति में हम इंटीग्रेट कर देते हैं, तो फिर ये बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ f इंटू dl के। अब देखिए इसका लिमिट क्या होगा, यहां देखिए इस इंटीग्रल का लिमिट क्या होगा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो देखिए इनिशियल स्टेज में, अर्थात इस स्टेज में हमने कितना काम किया? हमने 0 काम किया, तो इसका लोअर लिमिट कितना? 0। और फाइनली हमने कितना काम किया? हमने माना कि वो हमने w काम किया, तो इसका अपर लिमिट w। उसी तरह से इस इंटीग्रल का लिमिट देखें, ये इंटीग्रल है l के रेस्पेक्ट में, अर्थात चेंज इन लेंथ के रेस्पेक्ट में। अब देखें चेंज इन लेंथ, इनिशियल सिचुएशन में चेंज इन लेंथ क्या होगा? यहां पर देखें चेंज इन लेंथ है 0, और फाइनली चेंज इन लेंथ कितना हुआ? फाइनली चेंज इन लेंथ हुआ डेल्टा एल, तो लिमिट हो जाएगा 0 टू डेल्टा एल। इससे आगे देखें, ये f ये कांस्टेंट टर्म नहीं है, हमने इस पर चर्चा किया है, ये f वेरिएबल फोर्स है, तो हम यहां पर f के लिए कुछ दूसरा एक्सप्रेशन यूज करेंगे, कुछ ऐसा कि वो l पे डिपेंडेंट हो, क्योंकि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं l के रेस्पेक्ट में। तो देखें यहां से देखें, फोर्स इज इक्वल टू यंग्स मॉड्यूलस इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो इसी को कुछ हम ऐसे कह सकते हैं इस सिचुएशन के रेस्पेक्ट में कि फोर्स इज इक्वल टू यंग्स मॉड्यूलस इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू चेंज इन लेंथ, यहां पर देखें चेंज इन लेंथ कितना हुआ है? L हुआ है, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो इस एक्सप्रेशन को हम पुट करेंगे f के जगह, तो ये इंटीग्रल बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ यंग्स मॉड्यूलस इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ इंटू dl, और लिमिट फिर से 0 टू डेल्टा एल। यहां पर देखें ये जो एक्सप्रेशन है ये कांस्टेंट है, तो फिर इसे हम इंटीग्रल के बाहर ले जाएंगे, तो ये इंटीग्रल बन जाएगा यंग्स मॉड्यूलस इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ L dl। लिमिट फिर से बैठाते हैं 0 टू डेल्टा एल। इसी को हम कहेंगे कि ये होगा यंग्स मॉड्यूलस इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, और इंटीग्रेशन ऑफ L dl ये होगा L स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय 2, और लिमिट इसका 0 टू डेल्टा एल। तो ये क्या बन गया? देखें ये बन गया यंग्स मॉड्यूलस इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ इंटू डेल्टा एल स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय 2। तो इसी को हम कुछ ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कि ये बनेगा यंग्स मॉड्यूलस इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल इंटू डेल्टा एल इंटू हाफ। इसे हम ऐसा एक्सप्रेस कर सकते हैं,
अब देखें ये बन गया, मैं पहले हाफ लिख रहा हूं, हाफ इनटू इस टर्म को देखें, ये है F के बराबर, अर्थात फाइनली हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके बराबर। तो ये हो गया F इनटू डेल्टा L। तो फिर हम कह सकते हैं टोटल वर्क डन इज इक्वल टू हाफ इनटू अप्लाइड फोर्स जो हम फाइनली अप्लाई कर रहे हैं इनटू द टोटल चेंज इन लेंथ। अब देखिए एक और टर्म, ये तो था टोटल वर्क डन। अगर हम ये पता लगाएं कि वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, तो हमें बहुत ही एलिगेंट एक्सप्रेशन मिलेगा एक। तो देखिए वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, हमने उसे डिनोट किया स्मॉल लेटर w से। ये होगा कितना? ये होगा टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है। इनिशियली इसका जो वॉल्यूम था वो कम था और फाइनली हमने इसे जो एलोंगेट किया इसके कारण इसका वॉल्यूम बढ़ गया। सो इस स्थिति में और इस स्थिति में वॉल्यूम का एक चेंज होगा। हमें कोई एक वॉल्यूम कंसीडर करना है, तो यहां पर जो वॉल्यूम हम कंसीडर करेंगे ये वॉल्यूम होगा इनिशियल वॉल्यूम। तो ये हम कंसीडर करेंगे इनिशियल वॉल्यूम, अर्थात एलोंगेशन से पहले इस ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम था। तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम। सो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू इनिशियल लेंथ, ये हो गया इसका वॉल्यूम। हमें पता है सिलेंडर का वॉल्यूम होता है उसका बेस एरिया इनटू हाइट, यहां पर ये L इसका हाइट है और ये हो गया इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसे हम बेस एरिया भी कह सकते हैं। सो ये बन जाएगा A इंटू L, A इंटू कैपिटल L। अब देखिए इसे हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये वर्क डन जो कि इस एक्सप्रेशन के बराबर है, तो हमने लिखा वर्क डन को हाफ इंटू F इंटू डेल्टा L, और इसे डिवाइड करना है, इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करना है A इंटू कैपिटल L से। तो हमने A को यहां डिवाइड किया और कैपिटल L को यहां डिवाइड किया। तो देखिए हमें क्या मिला, ये एक्सप्रेशन है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का और ये एक्सप्रेशन है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का। तो हम कह सकते हैं वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम ये बराबर होता है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन के। सो ये एक्सप्रेशन है वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम का जब हम इस ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म कर रहे हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन प्रोवाइड करते हुए। सो इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जब हम एक ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म करते हैं शियरिंग स्ट्रेन और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन प्रोवाइड करते हुए तो हम कितना काम करते हैं।